सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास शुरुआत करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, इंडियन इकोनॉमी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, वो भी कब? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के समय, आजादी के सायंकाल हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी वो हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इसके अलावा आजादी से लेकर अभी तक हमने कैसे कैसे डेवलपमेंट किया वो हमें इस बुक में पढ़ना है, यानी इंडियन इकोनॉमिक और डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के थोड़ा सा चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है, आजादी मिली कब मिली? 1947 में। ये हम सभी लोग जानते हैं, भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। क्वेश्चन ये है कि आजादी मिली किससे है? तो आजादी मिली हमें ब्रिटिशर्स से, यानी कि ब्रिटेन से। ठीक है, इन्होंने लगभग 200 साल हमारे देश पर राज किया। तो अगेन एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स भारत कब आए या ब्रिटिशर्स को भारत में कब देखा गया? तो आंसर होगा 1757 में। एक बैटल चल रहा था जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के युद्ध के समय, बैटल ऑफ प्लासी के समय अंग्रेजों को भारत में पहली बार देखा गया था। कब? 1757 में। और लगभग इन्होंने 200 साल हमारे देश पे राज किया। उसके बाद 1947 में हमें क्या मिल गई? आजादी। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि सर आखिर ये अंग्रेज हमारे देश में आए क्यों थे? सो ब्रिटिशर्स जो भारत में आए थे वो हमारे देश को बनाना चाहते थे फीडर इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी बनाना चाहते थे? फीडर इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल कहां से सप्लाई किया जाए? भारत से। प्लस वो ये भी चाहते थे कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज से सामान बनेगा तो बेचने भी कहां आएंगे? भारत ही आएंगे। सो भारत को वो एक फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे कि यहां से पूरा रॉ मटेरियल ले जाएंगे और वहां से फिनिश्ड गुड्स बेचने भी कहां आएंगे? भारत। ठीक है, चलो तो पहले बात करें कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी। ब्रिटिशर्स के पहले देखो, समझो। सो ब्रिटिशर्स से पहले हम लोगों की इकोनॉमी वाइब्रेंट मींस कंपन, मींस इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, सो हम एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, देश में फ्लक्चुएशंस आती थी। ठीक है, सेकंड प्रॉस्पिरियस। प्रॉस्पिरियस मींस खुशहाल। भाई हमारा देश एक बहुत बढ़िया अर्थव्यवस्था थी, हम लोग खुश थे। इवन हम लोगों के ऊपर किसी का दबाव नहीं था, अपनी मर्जी से आसानी से प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो हम अपने हिसाब से करते थे। ठीक है, और दूसरी वर्ल्ड फेमस इकोनॉमी थी हमारी इकोनॉमी। वर्ल्ड फेमस मींस हमारे देश के जो हैंडीक्राफ्ट है वो पूरे देश विदेशों में प्रसिद्ध थे अपनी कला के मामले में। देखो, ब्रिटिशर्स से पहले हमारे देश के अंदर, हमारे देश के ऊपर जिसने भी राज किया, ब्रिटिशर्स से पहले राजा हुए, नवाब हुए, ठीक है, जितने लोगों ने भी राज किया, सब ने हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट किया, सबने हेल्प की कि हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट्स फेमस हो। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट बढ़िया अच्छा चल रहे थे। देखो, हमारे देश के जो किसान थे उनके पास खुद की जमीन थी। जमीन का असली मालिक कौन था? किसान खुद अपनी मर्जी से प्रोडक्शन करते थे गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी। भले हमारी इकोनॉमी रूरल बेस्ड इकोनॉमी थी, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा था, बट हम लोग खुशहाल थे। ठीक है, एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा हमारा देश भाई खूब सोना कमा रहा था। पहले तो गोल्ड सिल्वर में ही आपका व्यापार चलता था, तो इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। वो तो ब्रिटिशर्स लूट ले गए, अलग बात है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट नजर आ रहे हैं। ये देखो, पहले ये कपड़ा वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हाथ से बनाते थे, ये हैंडीक्राफ्ट नजर आ रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ औजार बना रहे हैं। ठीक है, सो ये हैंडीक्राफ्ट से जो अपना सामान विदेशों में बेचते थे, वर्ल्ड फेमस थे हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट, जिनको एक्सपोर्ट करके हम अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे थे। लेकिन वो होता है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा हो और बीच में कौन आ गए? फिर आ गए ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने पूरा नक्शा ही बदल दिया हमारे देश का। हमारे देश जो बिल्कुल प्रॉस्पिरियस खुशहाल इकोनॉमी थी, उन्होंने डिमांड सप्लाई चेन को ही पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया वो समझो। देखो, सबसे पहले सप्लाई साइड समझो। अब हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करने लगे। कहां पर? ब्रिटेन। ब्रिटेन में रॉ मटेरियल हम बेचने लगे। ठीक है, जबकि हम लोग ब्रिटेन से डिमांड साइड देख लो, मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स, जबकि ब्रिटेन का जो बना हुआ सामान है वो आके ब्रिटिशर्स कहां बेचने लगे? हमारे देश के अंदर। तो यहां से हम सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल,
ब्रिटेन में, ब्रिटेन से बन के आ रहा है फिनिश गुड्स कहां पर, भारत में। एक चीज और देखेंगे, सप्लाई एस्पेक्ट। सो सिस्टमैटिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, तो भाई इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को सिस्टमैटिकली इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। बाकी कैसे डिस्ट्रॉय किया हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, तो इन्होंने हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया, जिससे जो ब्रिटिशर्स के बने हुए सामान है, मशीन से बने हुए सामान है, वो कहां आने लगे, भारत आने लगे बेचने के लिए। जनरली मशीन का सामान सस्ता भी होता है, ठीक है, तो भारत के लोग मशीन्स के बने हुए प्रोडक्ट खरीदने लगे। तो इससे हुआ क्या कि देखो ब्रिटिशर्स की जो वेल्थ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, भाई ब्रिटिशर्स अपना सामान बेचने लगे, और भारत के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे या जो भारत की वेल्थ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है। और देख लो जरा कैसे डिस्ट्रॉय किया, एक एक सेक्टर पे एक बार फिर नजर मान लो। देखो सबसे पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट को यार डिस्ट्रॉय किया, तो उनको एक्सपोर्ट की, उनकी रेपुटेशन को पूरी तरीके से प्रभाव किया, किसने, ब्रिटिशर्स ने। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारे देश के किसान थे वो बेचारे मालिक थे, पहले जमीन के खेतों के मालिक थे किसान, अपना आराम से प्रोडक्शन कंजम्पशन सब चल रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने किसानों को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया, इनसे जमीनें छीन ली गई, और जमीनों का असली मालिक किसे बनाया गया, जमींदार को। तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। तो भाई जो आपका एग्रीकल्चर है उसे एक्सप्लॉइट किया। इसके अलावा इकोनॉमी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया इन्होंने, वो इकोनॉमी जो पहले वाइब्रेंट इकोनॉमी थी अब उसे बैकवर्ड यानी पिछड़ी इकोनॉमी बना दिया, किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो यार ब्रिटिशर्स को देख रहे हो आप, भाई हमें पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया। कब, 1757 के बाद। देखो वो इकोनॉमी जो प्रॉस्पिरियस इकोनॉमी थी, खुशहाल इकोनॉमी थी, उसे क्या बना दिया, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एक रुकी हुई अर्थव्यवस्था, एक स्थिर अर्थव्यवस्था, जबकि पहले हम प्रॉस्पिरियस इकोनॉमी थे, खुशहाल अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। और डिटेल में समझने के लिए अब आ जाओ जरा फीचर्स पर, और लग रहा होगा कि सर ये टॉपिक हमें बुक में मिल गया, फीचर्स इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, एक एक से समझो। देखो आजादी के समय पे, आजादी से पहले ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, एक बार डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब आजादी से पहले हमारी इकोनॉमी थी स्टैग्नेंट। अब देखो एक्सप्लेन कैसे करोगे वो भी समझना, पहले लिखोगे स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, फिर आप लिखोगे डेटा। ध्यान रखना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर आप डेटा का यूज करते हो कि भाई स्टैग्नेंट तो थी, ग्रोथ रेट कितनी थी, जीडीपी कितनी थी, अगर आप डेटा का यूज करोगे ज्यादा नंबर गेन करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, सो स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें ग्रोथ रेट जो है बिल्कुल भी ना हो या ना के बराबर हो, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑफ इनकम कैसे हो, बिल्कुल भी ना हो या ना के बराबर हो, वो आपकी स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहलाती है। स्थिर अर्थव्यवस्था जिसमें कोई ग्रोथ ना हो रही। अब जैसे मैंने कहा डेटा की बात, तो देखो यहां पर रियल आउटपुट ग्रोथ यानी बेसिकली बात कर रहे हैं जीडीपी की, तो उस समय जीडीपी कितनी थी, मात्र 2%, 2% से भी बहुत कम। और जबकि अगर हम लोग पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ की बात करें तो वो मात्र 0.5%, 0.5% बहुत कम होता है। अगर मैंने इस साल 1000 रुपए कमाए तो नेक्स्ट ईयर मेरी ग्रोथ कितनी हुई, 1050 पैसे, मात्र 0.5%। तो आजादी के समय पे हमारे देश की इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, स्थिर अर्थव्यवस्था थी जिसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। जीडीपी 2% से भी कम थी और इनकम ग्रोथ रेट 0.5% से भी कम थी, इसलिए इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। लिख लोगे क्या होती है, लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, ठीक है। बाकी नोटेबल, अच्छा हाँ देखो अब हम इनकम की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और भी याद रखना कि देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने हमारे देश की नेशनल और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। ब्रिटिशर्स ने नहीं चाहा कि देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट की जाए, कैलकुलेट की जाए, लेकिन कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट किए गए, लोगों ने खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश की गई, जिसमें ये 5 नाम हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बे, फिंडले सिर्रास, वीकेआरवी राव और आरसी देसाई। तो ये 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिविजुअली खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश की देश की नेशनल और पर कैपिटा इनकम। और इन 5 में से जो डॉक्टर राव हैं यानी वीकेआरवी राव हैं, उनका एस्टिमेट जो है वो काफी हमने सिग्निफिकेंट माना कि इनका अंदाजा बिल्कुल ठीक लग रहा है। किसका, वीकेआरवी राव, तो इनको जरूर याद रखना।
याद रहेगा। तो देश की पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ब्रिटिशर्स ने कोई खास प्रयास नहीं किए, लेकिन इंडिविजुअल 5 लोगों ने अटेम्प्ट किए, उनके नाम जरूर याद रखोगे। कौन कौन है? आरसी देसाई, विलियम डिग्बे, आपके दादा भाई नरोजे, फिंडले सिद्रास और वीकेआरवी राव। और जो वीकेआरवी राव है, इनका एस्टिमेट ज्यादा एक्यूरेट माना गया। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट है, हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी थी। कैसे? बैकवर्ड, बैकवर्ड मींस पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। तो बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें लोगों की पर कैपिटा इनकम लो हो। पर कैपिटा इनकम कैसी हो? बहुत कम हो। पर कैपिटा इनकम मींस पर पर्सन इनकम। जब हम पर कैपिटा इनकम, देखो, जब हम देश की नेशनल इनकम को, टोटल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, भाई टोटल कितना कमा रहा है पूरा देश, और नंबर ऑफ पर्सन से, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे, क्या आ जाता है? पर पर्सन इनकम या पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम देश के अंदर लोगों की बहुत ज्यादा कम थी, इसीलिए हम अपने देश को बोलते थे बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। डेटा कुछ नजर आ रहा है? तो आजादी के समय देश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो मात्र 230 रुपए थी। कितनी? सिर्फ 230, वो भी महीने की नहीं है, साल भर की 230 रुपए कमाते थे सिर्फ लोग ऑन एन एवरेज बेसिस पर। ठीक है, सो पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा कम थी। इसके बाद अच्छा, पर कैपिटा इनकम कम होने से होगा क्या? बल्क ऑफ दी पॉपुलेशन थी, बहुत गरीब थी, गरीबी में जीवन यापन चल रहा था। भाई कोई सफिशिएंट फूड नहीं था, क्लोथ नहीं थे, शेल्टर नहीं थे। देखो, खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए ठीक तरीके से कपड़े नहीं थे, शेल्टर यानी छत भी नहीं थी, रहने के लिए घर भी नहीं थे। ठीक है, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी। और इसके अलावा कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, और मेन कारण क्या था कि हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि भारत के अंदर मोस्टली यही पाए जाते थे, या तो एग्रीकल्चर सेक्टर था। ब्रिटिशर्स ने दोनों को ही बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। तीसरे पॉइंट पर आओगे, सो तीसरा पॉइंट है हमारे पास डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, डोमिनेंस मींस प्रभाव, तो हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर का प्रभाव था। आज की डेट में भी, पहले भी हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, या कह सकते हैं इंग्लिश में एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी भारत को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता था, वो भी समझो। देखो, भारत की लगभग 85% पॉपुलेशन, कितनी? 85%, 85% पॉपुलेशन, ये पुराना डेटा है, आजादी से पहले की बात है। कहां रहते थे? गांव में। बचे कितने? सिर्फ 15% जो कहां रहते थे? शहरों में। अब बेसिकली जो 85% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में रहेगी, तो करेगी क्या? ज्यादातर करेगी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। तो देखो, 85% टोटल लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, जिसमें 70 to 75%, 70 से 75% लोग जो हैं वो पूरे के पूरे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। किस पे? एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर में एक सबसे बड़ी समस्या यहां नजर आ रही है, ये कुछ सूखा टाइप का नजर आ रहा होगा। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी फेमाइंस की, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने ऐसे एक्सप्लॉइट किया कि कोई खास डेवलपमेंट नहीं किया ब्रिटिशर्स ने। तो भैया अगर बारिश नहीं होती थी, देश में सूखा पड़ जाता था, खेती बाड़ी भी ठीक तरीके से नहीं हो पाती थी। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया। तो एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत ज्यादा कम थी। इवन हमारे देश में जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वो भी बहुत ज्यादा लो थी, बहुत ज्यादा कम थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आओगे आप फोर्थ पॉइंट पर आओगे। सो फोर्थ पॉइंट है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर ये आपने एग्रीकल्चर सेक्टर बता दिया, थोड़ा डिटेल में बता देते, आपने जमींदारों की बात नहीं की, आपने डेटा की, वीट के प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी की बात नहीं की। अरे भाई थम जाओ, ये मैं आपको भी फीचर्स पढ़ा रहा हूं, अभी एक एक से सारे सेक्टर्स पढ़ाऊंगा। एग्रीकल्चर सेक्टर अलग पढ़ाऊंगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर अलग पढ़ाऊंगा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहो। अभी हम सिर्फ फीचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो चौथे पॉइंट पर आ जाओ। फोर्थ पॉइंट है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक मींस बहुत कम, ना के बराबर। तो हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था बिल्कुल भी नहीं था, कह सकते हो बिल्कुल ना के बराबर। तो यहां देख सकते हो, देखो हैंडीक्राफ्ट्स जो थे पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके थे। अब हैंडीक्राफ्ट्स अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। इवन हैंडीक्राफ्ट्स तो देश के अंदर भी सामान नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि देश के अंदर सामान कौन बेच रहा था? ब्रिटिशर्स के मशीन से बने हुए सामान।
तो उनके सामने हैंडीक्राफ्ट्स कहां टिकते। मशीन का बना हुआ सामान अच्छा भी होता है, सस्ता भी होता है, जबकि हैंडीक्राफ्ट कॉस्ट ज्यादा आती है, परफेक्शन थोड़ा कम आता है। बात समझ गए? तो मशीन से बने हुए सामान के सामने हैंडीक्राफ्ट नहीं टिक पाए, जिससे हैंडीक्राफ्ट लगभग बंद होने की कगार पे आ गए। देश के अंदर कोई खास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं थी। जो हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह थी, कपड़ा उद्योग वगैरह था, उनको भी ब्रिटिशर्स ने लगभग पूरी तरीके से चौपट कर दिया। और बेसिकली हम लोग हैवी डिपेंडेंट थे किस पे? ब्रिटेन पे, ब्रिटिशर्स पे। इवन ब्रिटिशर्स से हम छोटी छोटी चीजें भी धीरे धीरे करके इंपोर्ट करने लगे, तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए थे किस पे? ब्रिटेन के इंपोर्ट्स पे। तो ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे देश में कैसी थी? बहुत कम, ना के बराबर। नेक्स्ट पॉइंट आओगे, पांचवा पॉइंट आओगे, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। देखो पांचवा पॉइंट यही है। तो हम किस पे डिपेंडेंट हो गए थे? इंपोर्ट्स पे। और इंपोर्ट्स भी किससे? ब्रिटिशर्स से। तो ज्यादातर चीजें हम ब्रिटिशर्स से अब इंपोर्ट करने लगे। क्या क्या इंपोर्ट कर रहे थे? मशीन हुई, मशीन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हुए सब ब्रिटेन से मंगा रहे थे, हमारे यहां नहीं थे। इसके अलावा ब्रिटेन से हम लोग, देखो एक तो डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट में ये सारे इक्विपमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं जो हम ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा सिलाई मशीन, ये हो गए सारे कंज्यूमर गुड्स। तो देखो एक हो गए कैपिटल गुड्स, मशीन्स, डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। तो ये तीनों ही चीजें हम लोग ब्रिटेन से क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे। तो सिलाई मशीन हो गया, मेडिसिन हो गया, कार्गो हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, क्लोथ्स हो गए, बाइसिकल्स हो गए, ये सारी चीजें, ऑलमोस्ट लगभग सारी चीजें हम ब्रिटेन से क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आओगे तो सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास लिमिटेड अर्बनाइजेशन। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता भी चुका हूं कि हमारे देश में लगभग 80 to 85, लगभग 85% लोग कहां रहते थे? ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में। बचे कितने? सिर्फ 15%। तो 14% या 15% ही सिर्फ अर्बन एरिया था आजादी से पहले हमारे देश में। सो अर्बन मींस शहरी क्षेत्र, और जब शहरी क्षेत्र कम होगा, अर्बन एरिया कम होगा, इट मींस देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत कम होगा। ठीक है, सो देखो नॉन एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज जो थी वो बहुत ज्यादा कम थी। लोग बेसिकली किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे ही। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर देश के अंदर बहुत ही ज्यादा कम था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम लोग। सो अभी है पांचवा पॉइंट, पांचवा नहीं शायद सेवेंथ पॉइंट होगा। ठीक है, और लगभग शायद लास्ट या सेकंड लास्ट पॉइंट ही होना चाहिए। देखो अभी हमारे पास सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे आजादी के समय पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी मीन्स आधी अधूरी, और फ्यूडल मीन्स फ्यूडलिस्टिक। फ्यूडलिस्टिक समझ दो, फ्यूडलिस्टिक मीन्स इट इज द मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट मींस पूंजीवाद, पूंजीवादी नजर आ रहे हैं भाई, ये देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन नजर आ रहे हैं, और यहां नजर आ रहे हैं देश के किसान। ठीक है, सो बेसिकली फ्यूडलिस्टिक और कैपिटलिस्ट इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं सेमी फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी। अब ये बताओ, जब एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति हूं, एक तरफ एक गरीब किसान हूं, कह सकते हैं एक तरफ जमींदारी सिस्टम है, ब्रिटिशर्स है, दूसरी तरफ हमारे देश के गरीब किसान है, क्या दोनों मिलके ठीक तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं सर, वो तो एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसानों को। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हमारा देश बहुत ज्यादा पिछड़ा था, क्योंकि देश के अंदर सेमी फ्यूडलिस्टिक इकोनॉमी थी। ठीक है, और ज्यादा अगर समझ में ना आए तो सीधा ये भी लिख सकते हो, इट इज द मिक्सचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर। भाई प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके काम कर रहे थे, इसलिए भी पिछड़े थे, क्योंकि डिसीजन ठीक तरीके से नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा सो बस लास्ट पॉइंट ही था। ओनली हमारे पास 7 पॉइंट थे फीचर्स के। उम्मीद करूंगा आपको 7 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इन पॉइंट के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो एक तो अंडर डेवलप्ड तो छोड़ो, कोई डेवलपमेंट कुछ खास नहीं था, ब्लीक डेवलपमेंट था हमारे अंदर। ठीक है, सो ब्रीफली वी कैन स्टेट दैट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड विद लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज्यादा कम था। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया, भारत के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। बाकी ये कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या है, कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होती है, हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस
करेंगे। ठीक है, बाकी देखो ब्रिटिशर्स ने थोड़ा बहुत ये डेवलपमेंट किया था, ये नजर आ रहा है। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज बनाए थे, पोर्ट्स बनाए थे, कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ बनाए थे, ये सब कुछ उन्होंने खुद के डेवलपमेंट के लिए किया था। ठीक है, तो भारत की इकोनॉमी थी धीरे धीरे करके डाउनफॉल में, जबकि ब्रिटिशर्स इकोनॉमी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। तो फ्रेंड्स, फिलहाल क्लास में इतना ही, थ्योरी क्लास है, बहुत ज्यादा नहीं पकाऊंगा, बट हाँ ये पीडीएफ की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश भी की जाएगी। ठीक है, तो अगर कहीं कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये ईमेल आईडी भी मेरी है। बाकी आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, तो एटलीस्ट अपना नाम, कहां से, कौन से स्कूल से आप हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।